नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान को एक अलग नजरिए से देखने वाले हैं। सिर्फ एक नियमों की मोटी किताब की तरह नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल बॉक्स की तरह। सोचिए, एक ऐसा टूल बॉक्स जो खास तौर पर भारत जैसे विशाल और विविध देश की बड़ी बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ही डिजाइन किया गया हो। तो चलिए इस चर्चा को इसी एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं कि किसी संविधान की असली ताकत क्या होती है। क्या बस कुछ नियम कानून बना देना, या फिर देश में उठने वाले तूफानों को, मतलब अराजकता को काबू में करना? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती तब क्या होता है जब देश पर कोई बहुत बड़ा संकट, कोई खतरा मंडरा रहा हो। हमारा संविधान इसके लिए कौन सा टूल देता है? इसका जवाब हमें मिलता है संविधान के भाग 18 में। इसे कहते हैं आपात उपबंध या इमरजेंसी प्रोविजंस। ये समझिए कि संकट से निपटने के लिए हमारे टूल बॉक्स में रखा सबसे शक्तिशाली औजार है ये। और देखिए, बात ये नहीं कि सिर्फ एक तरह का आपातकाल है। संविधान 3 अलग अलग तरह के संकटों को पहचानता है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा तो अनुच्छेद 352 है। राज्यों में संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई, उसके लिए अनुच्छेद 356 है। और अगर देश की आर्थिक हालत ही डामाडोल हो जाए तो उसके लिए अनुच्छेद 360 है। मतलब हर समस्या के लिए एक खास टूल। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। आपातकाल का मतलब ये नहीं कि सारे अधिकार खत्म। यहाँ शक्ति और अधिकारों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। 44वें संशोधन ने तो ये बिल्कुल साफ कर दिया कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, अनुच्छेद 20 और 21 के तहत मिला जीवन का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। तो जैसा कि इन पन्नों में हम देख सकते हैं, संविधान देश के सबसे बड़े संकटों से निपटने का एक पूरा फ्रेमवर्क देता है। चलिए अब इन बड़े संकटों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रोजमर्रा की जो राजनीति है उसे संभालने में ये टूल बॉक्स कैसे मदद करता है। तो अगली समस्या पर आते हैं। एक लोकतंत्र जहां इतनी सारी पार्टियां हों, वहां राजनीतिक उठापटक और अस्थिरता को कैसे रोका जाए? सरकारें स्टेबल कैसे रहें? इस समस्या के लिए संविधान की टूल बॉक्स से एक बहुत ही खास औजार निकलता है, दल बदल विरोधी कानून। इसका मकसद एकदम साफ था, जो चुने हुए नेता हैं वो जनता के भरोसे को न तोड़ें और राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। और ये बेहद जरूरी कानून ये आपको मिलेगा संविधान की 10वीं अनुसूची में। इसे आप देखिए 1985 में जोड़ा गया था। और नंबर 10 याद रखना भी आसान है ना? ये नंबर सीधे सीधे जुड़ा है राजनीतिक अनुशासन के इस बहुत बड़े नियम से। इतना ही नहीं, संविधान ये भी तय करता है कि किस पार्टी को राष्ट्रीय माना जाएगा और किसे क्षेत्रीय। इसके लिए बाकायदा नियम है। इससे राजनीति का पूरा ढांचा और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। और अब बात करते हैं तीसरी चुनौती की, जो शायद भारत के लिए सबसे अनोखी है। एक ऐसा देश जहां हजारों बोलियां और सैकड़ों भाषाएं हैं, वो एक साथ कैसे चलें, एकजुट कैसे रहें? तो संविधान इसकी शुरुआत करता है अनुच्छेद 343 से, जो एक कॉमन प्रशासनिक भाषा की नींव रखता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि इसका मकसद किसी एक भाषा को दूसरी पर थोपना बिल्कुल नहीं था, बल्कि मकसद था एक जोड़ने वाली आधिकारिक भाषा और जो हमारी क्षेत्रीय विविधता है उसके बीच एक बहुत नाजुक सा संतुलन बनाना। और यहीं पर हमें दिखता है कि हमारा संविधान कैसे एक जीती जागती चीज है। समय के साथ देखें कैसे 8वीं अनुसूची में लगातार नई भाषाएं जुड़ती गईं। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना फ्लेक्सिबल है, कितना अडैप्टिव है। और ये जो पूरा जटिल लेकिन लगातार विकसित होता हुआ समाधान है, ये आपको सीधे संविधान के राजभाषा वाले हिस्से में मिल जाएगा। हर नियम, हर बारीकी, सब कुछ इसी टूल बॉक्स का हिस्सा है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो हमने 3 बड़ी समस्याएं देखी और उनके लिए 3 संवैधानिक समाधान। संकट को संभालने के लिए आपातकालीन शक्तियां, राजनीतिक व्यवस्था के लिए नियम और भाषाई एकता के लिए एक फ्रेमवर्क है ना? ये सचमुच एक पूरा टूल बॉक्स। देखिए, दिन के आखिर में ये सब कुछ शक्ति और सुरक्षा के बीच एक संतुलन बनाने के बारे में ही है। संविधान हमें इसके लिए औजार तो देता है, पर असली सवाल ये है, क्या आज भी हम इस संतुलन को असरदार तरीके से बनाए रख पा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है।